नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है और उसमें मित्रों हमने पिछले लेसन में चर्चा की, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि पिछला लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यानी मूल कर्तव्यों से संबंधित आज हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा। और जितने भी व्यूअर्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से उन वीडियो को देख लीजिएगा। सारे लेक्चर्स मैंने अभी तक करवा दिए हैं, साथ ही क्वेश्चंस हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस की हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल संविधान में निम्न में से क्या शामिल नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मित्रों कई दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मूल संविधान जो था हमारा उसमें कौन सी चीज़ ऐसी थी जो शामिल नहीं थी। और मूल संविधान का मतलब मैंने आपको कई दफ़ा समझाया है, क्वेश्चंस के लेक्चर में भी समझाया है, लेसन्स में भी मैंने आपको समझाया था। मूल संविधान का मतलब होता है 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को जब हमने हमारे संविधान को अपनाया तो उस दिन जो हमारा संविधान था उस संविधान को क्या कहते हैं? मूल संविधान। और वही बात यहाँ पे करें कि उस दिन के संविधान में इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उस दिन के संविधान में शामिल नहीं थी। तो देखिए, मूल अधिकार थे क्या, या मूल कर्तव्य नहीं थे, या नीति निर्देशक तत्व नहीं थे, या इन चारों में से, यानी ये चारों चीज़ें नहीं थी उसमें। देखिए, मूल अधिकार बिल्कुल मूल संविधान में शामिल थे, नीति निर्देशक तत्व भी मूल संविधान में शामिल थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो थे मित्रों इनको हमने जोड़ा था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। ठीक है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी 1975 में तो उसके बाद एक कमेटी गठित हुई। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हमने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। यानी मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे लेकिन बाद में हमारे संविधान में हमने इसको शामिल किया। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। कहता है कि जो हमारा संविधान है उसमें हमने जब मूल कर्तव्य को जोड़ा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, तो ऐसी कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की और सिफारिश के आधार पर हमने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा। क्या कह रहा है? क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, या जेवीपी समिति थी, या लोकलेखा समिति थी, या प्राकलन समिति थी? ठीक है, देखिए जेवीपी समिति संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें हमने चर्चा भी की थी। राज्यों का गठन जब हमने किया तो धरा आयोग गठित हुआ, धरा आयोग के बाद जेवीपी समिति बनी, तो वो ये समिति है जेवीपी समिति। ठीक है, लोकलेखा समिति और प्राकलन समिति की हम चर्चा करें तो ये तो मित्रों वित्तीय समितियां हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में गठित हुई और इसने ही मित्रों संस्तुति दी थी, यानी रिकमेंडेशन दी कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से एक चैप्टर होना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश पर जाकर के हमने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करवाया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनेगा। कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। क्या कह रहा है? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति 1975 में क्या हुआ मित्रों, जब राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे देश में लग गया, जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल की घोषणा कर दी
तो उस आपातकाल के समय मित्रों लोगों ने भारत की सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो आपातकाल की समाप्ति के बाद सरकार को ये लगा कि हमने भारत के नागरिकों को, लोगों को अधिकार तो दिए हैं, यानी एफआर तो हमने दिए हैं, लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी उनकी होनी चाहिए हमारे अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। ठीक है, इस कारण से फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति को गठित किया। ठीक है, उन्होंने अपॉइंटमेंट उस समिति का किया और इस समिति ने फिर मित्रों जाकर के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इस समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कह रहा है क्या 8 दिए या 9 या 10 या 11? देखिएगा सिंपल सा आंसर है 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का इस स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया? क्या देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने जोड़ने का सुझाव दिया था? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने मूल कर्तव्यों को शामिल कराया था अपने देश के संविधान में। और इस अधिनियम ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? कह रहा है कि क्या 8 जोड़े या 9 जोड़े या 10 जोड़े या 13 जोड़े? क्लियर। ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया था। क्लियर। अब वर्तमान में हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी की जो सूची है उसमें 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में शामिल है। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि 10 जोड़ने के बाद एक और जोड़ा था हमने। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनेगा। कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग में हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। तो क्या कह रहा है, भाग 14 के में या भाग 9 के में या भाग 9 खे में या भाग 4 के में? क्लियर। देखिए, भाग 14 के में हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ी ट्रिब्यूनल्स। क्या जोड़ी मित्रों? ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण जोड़े हैं। क्लियर। भाग 9 के में क्या जोड़ी? 9 के में मित्रों नगर पालिकाएं हैं और 9 ख में मित्रों हैं सहकारी समितियां। क्लियर। और भाग 4 जो क है इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। क्लियर। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन का मित्रों यहाँ पे आंसर हो गया कि भारत के संविधान के भाग 4 के में, किस में? भाग 4 के में मित्रों हमने मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या इसमें बात की जाती है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन से कर्तव्य मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है, यानी इनमें से ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो हमारी मूल कर्तव्य की जो सूची है उस सूची में वो शामिल है। तो क्या कह रहा है, कहता है कि क्या कर अदायगी मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है। दूसरा कहता है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तीसरा कथन कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। और अंतिम जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये 5 कथन हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो हमारे मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन कर अदायगी करना। अब इसकी मैं चर्चा करूं तो जब हमने मित्रों स्वर्ण सिंह समिति गठित की थी ना, तो इस समिति ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, किसकी? कि कर अदायगी करने का अधिकार, यानी कर अदायगी जो करना है, यानी टैक्स जो भरना है, टैक्स पे भी एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। क्या? टैक्स को पे करना, कर अदायगी करना यानी टैक्स भरना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन
उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस कर अदायगी करने का जो सुझाव दिया था कि मूल कर्तव्य में ये शामिल होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो इस कारण से कर अदायगी करना जो है मित्रों ये मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखना, टैक्स पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसको अगर हम निकाल दें तो यहाँ से हमारा सीधा सा आंसर निकल जाएगा। एक को निकाल दीजिए, सीधा सा हमारा यहाँ पे आंसर निकलने वाला है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें लास्ट क्वेश्चन है कि वर्मा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? कहता है कि क्या मूल अधिकारों से है, मूल कर्तव्यों से है, डीपीएसपी से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, स्वर्ण सिंह समिति, क्या स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति दोनों का संबंध जो है वो मूल कर्तव्यों से है। किससे है? मूल कर्तव्यों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति का तो आपको पता होगा, लेकिन वर्मा समिति के बारे में जरूर से आपको जानना चाहिए। और वर्मा समिति ने मित्रों क्या कहा था? वर्मा समिति ने ये कहा कि जितने भी आपने मूल कर्तव्य बनाए हैं, ठीक है, जितने भी मूल कर्तव्य आपने बताए हैं, इन मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई कानून लेकर के आए और उस कानून के माध्यम से आप इन मूल कर्तव्यों को लागू करवाएं। क्लियर? तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की मूल कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। अब मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं, वो करेंगे संविधान के संशोधन का हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ ही फिर आज हम कंप्लीट कर देंगे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम वापस से लेसन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, क्या कहता है पहला क्वेश्चन संविधान के संशोधन से संबंधित है। क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान का भाग 20, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 20 है वो किससे संबंधित है? तो कह रहा है क्या संघ की सरकार से है, अधिकरणों से है, या संविधान के संशोधन से है, या भाषाओं से है। क्लियर? देखिए, संघ की सरकार से जो संबंधित है वो भाग 5 है। कौन सा है? भाग 5 संघ की सरकार से संबंधित है। अभी अभी मैंने अधिकरणों के बारे में आपसे चर्चा की थी। अधिकरण का जो भाग है भाग 14, क्या मित्रों? भाग 14 जो क है, ठीक है, वो अधिकरणों से संबंधित है। भाषाएं जो है मित्रों, भाषाएं जो है वो भाग 17 से संबंधित है। ठीक है, जिसको हम राजभाषाएं भी कहते हैं। तो ये हो गया मित्रों हमारा राजभाषा भाग 17 से संबंधित है। संविधान का संशोधन की हम चर्चा करें तो संविधान का संशोधन जो है मित्रों वो भाग 20 से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की चर्चा करें तो भाग 20 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान का भाग 20 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। क्लियर? और इसकी हम जो चर्चा करते हैं आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की भी हम चर्चा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिएगा क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन से कथन है उन पर हमें विचार करना है। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा ही संसद के किसी सदन में स्थापित किया जा सकता है। पहला कथन ये है। दूसरा क्या कहता है, संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देंगे, वे विधेयक को अपने पास नहीं रख सकते और नहीं पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। चारों ऑप्शंस की हमने चर्चा की। अब देखते क्या हमें ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन हमें यहाँ पे छांटना है। तो एक एक ऑप्शन की मित्रों अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, और देखिए क्या कहता है एक एक ऑप्शन, ध्यान से सुनना। संविधान संशोधन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा संसद के किसी सदन में स्थापित किया जा सकता है, ये मित्रों गलत है, क्योंकि मैंने संविधान के संशोधन के विधेयक के चैप्टर में इस बात की चर्चा भी की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल हम लेकर के आते हैं उसको या तो कोई मंत्री रख सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य भी रख सकता है। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, यानी या तो वो संसद का
यानी या तो वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एक को निकाल दें तो हमारा सीधा सा यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। सही कथन हमें यहाँ ढूंढना है, एक को निकाल दीजिए। पहला जो है यानी कथन ए जो है वो हमारा गलत है, तो एक कथन को हम निकाल दें तो इस प्रकार से सही कथन हमारे यहाँ पे 3 और 4 निकल जाता है। वैसे पूरे ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कहता है संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान है। ये भी गलत है। मैंने वहाँ पे चर्चा की थी कि संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध अगर उत्पन्न होता है यानी एक सदन उसको पारित करने से मना कर देता है तो आर्टिकल 108 का उपयोग करके संयुक्त बैठक के माध्यम से हम उसको पारित नहीं करवा सकते। क्लियर। सी ऑप्शन की चर्चा करें, संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता। बिल्कुल सही है, 2/3 बहुमत हमें यहाँ पे चाहिए होता है विधेयक को पारित करवाने के लिए। और अंतिम कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देते हैं, वे विधेयक को अपने पास नहीं रख सकते, नहीं पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति पर हमने ये बाध्यता लगा दी कि भैया आप इसको पारित करोगे ही, साइन आपको उस पर सिग्नेचर करना ही होगा। आप उसको न तो अपने पास रख सकते हो, नहीं पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही कथनों में 3 और 4 हमारा सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर। आई होप कि अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन से कार्य संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्या ऐसे इनमें से मित्रों, इनमें से ऐसे कौन से काम हैं जो अगर हमें करना है तो हमें एक साधारण बहुमत चाहिए होगा। कितना मत बहुमत, 50% प्लस 1 हमें बहुमत चाहिए होगा, यानी 51% हमें बहुमत चाहिए होगा। तो क्या कह रहा है, कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति यानी कोरम भी हम इसको कहते हैं, और क्या होता है इसकी हम संसद के टॉपिक में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तीसरा कहता है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। चौथा कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। पांचवा मूल अधिकारों में संशोधन। छठवां है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर। तो देखिए अगर हम एक एक ऑप्शन की चर्चा करें तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, गणपूर्ति, ठीक है, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति और संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, ये चारों अगर हमें मित्रों काम करने हैं ना तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रोसेस है उसको अगर हमें चेंज करना है, उसमें कोई संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत की, ठीक है, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की आवश्यकता भी पड़ती है। और मूल अधिकारों में अगर संशोधन करना हो तो भी हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 और 6 को हटा दीजिए, ठीक है, तो हमारा सीधा सा यहाँ पे आंसर निकल करके आ गया कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों कामों को, कौन कौन से इन चारों कामों को करने के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ आया मित्रों। अगर मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कर देना। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता कि निम्न में से कौन से कार्य संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किए जाते हैं। अभी मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। तो देखिए ऑप्शंस की चर्चा करें। कहता है कि आर्टिकल 368 जो है, जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है, और दूसरा 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, तीसरा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन। तो इनमें से अगर कोई काम हमें करना है तो कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। एक एक ऑप्शन की चर्चा करें। देखिए आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है, अगर इस 368 की जो प्रोसेस है उसमें अगर हमें संशोधन करना है ना मित्रों, तो सीधी सी बात ध्यान रखना, हमें संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत प्लस जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं उनके आधे से ज़्यादा स्टेट की हमें सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो एक यानी एक तो हमारा होगा यानी 2 और 3 को यहाँ पे निकाल दीजिए। तो एक होगा तो यानी 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी, यानी दूसरा कथन भी हमारा सही है। इसको अगर हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय है उसमें कोई हमें संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। तीसरी की बात करें, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व,
यानी पार्लियामेंट में राज्यों को कितना हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है केवल और केवल, लेकिन राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस कारण से मित्रों यहाँ चौथा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, और इस प्रकार से इसका आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि इन तीनों कामों को करने के लिए हमें विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता, राज्यों की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो आज हमने मित्रों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब जो हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे संविधान की मूल संरचना का, ठीक है। कई बार हमारे संविधान की विशेषताओं का जब हमने चैप्टर डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना कई बार हमारे सामने निकल करके आई थी। तो उसको हम डिटेल से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से निकला, केशवानंद भारतीवाद की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि 1973 में आया था। तो डिटेल से हम आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे पूरी लेसन्स को। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।